अस्सलाम वालेकुम मिस अदन नवाब आलम, कैसे मिजाज हैं आपके। वो जो कोई भी था बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गया। कौन कौन हो तुम। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। ये भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। ये कहकर उसने उसे बाजू से पकड़कर पास खड़ी कार की जानिब घसीटा। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। वो चीखते हुए लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। छोड़ दे उसे, कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो। इर्द गिर्द के लोग ये मंजर देखकर इकट्ठे हो गए। इनमें से फौरन एक आगे बढ़कर बोला, मगर सामने वाले के पास रिवॉल्वर देखते ही उसकी ज़बान बंद हो गई। 1 मिनट के अंदर अंदर दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से, वरना इधर ही भून दूंगा। उसने रिवॉल्वर का रुख उन लोगों की जानिब किया। 2 सेकंड में ही वहाँ से हर कोई गायब हो गया। उसने धक्का देकर अदन को गाड़ी के अंदर डाला। अंदर बैठी औरत ने फौरन उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज़ जो उसे नज़र आई वो उस मास्क वाले शख्स का चेहरा था। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। दोपहर तक वो मैनेजर के साथ ही सर खपाता रहा, पर खाक भी पल्ले ना पड़ा। उफ डैडी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अभी मैनेजर के जाने के बाद वो रिलैक्स हुआ ही था कि कोई बेधड़क अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वाह भाई वाह, बड़े ठाट बाट हैं, लगता है बच्चा राह रास्त पे आ गया है। आने वाले को देखकर उसकी पूरी आंखें खुल गईं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आया तू, बताया तक नहीं यार। वो अली से मिलते हुए बेपनाह खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात के साथ कह रहा था, परसों ही आया हूँ और आज तुझसे मिलने चला आया। कब से ज्वाइन किया है ऑफिस। क्यों, अंकल का बिजनेस डुबोने का इरादा है। डैडी के जोर देने पर ही आया हूँ, वरना मुझे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। अली उसका बेस्ट फ्रेंड था। दोनों ने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। अली के साथ उसके फैमिली टर्म्स भी थे। आज फिर इतने सालों बाद वो उसके सामने था। चल उठ, कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारे चक्कर में लंच भी गोल हो गया है। और घर में सब कैसे हैं, सब ठीक हैं। सारिम आया हुआ है कल से। वो बातें करता उसके हमरा ऑफिस से बाहर निकल गया। अभी तक अदन नहीं आई, मेरा दिल हौल रहा है, इतनी देर हो गई है। कोई बात नहीं अम्मा, आ जाएगी। देर सवेर तो हो जाती है, पहले तो इस वक्त तक आ जाती है, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। आज इतने दिनों बाद तो गई है वो। जाहिर है जो हर्ज हुआ है वो भी तो पूरा करना है। भाभी की तसल्ली पर भी अम्मा का दिल कांपता रहा। उनकी निगाहें बार बार गेट से होकर पलट आती। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता आगे सुरक रही थी, मगर अदन को नहीं आना था, सो वो ना आई। अब तो भाभी को भी बाकायदा परेशानी होने लगी। अम्मा जले पैर की बिल्ली की तरह सहन में चक्कर काट रही थीं। इतने में बाबा और अब्दुल्ला भी घर आ गए। अदन अभी तक घर नहीं आई। अम्मा बाबा को देखते ही फपक कर रो पड़ी। क्या, छुट्टी हुए को तो 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक क्यों नहीं आई। वैन कब की आकर वापस भी जा चुकी है, अम्मा ने रोते हुए बताया। अब्दुल्ला गाड़ी निकालो फौरन, बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा। अब्दुल्ला ने फौरन गाड़ी निकाली। इनका रुख अदन के कॉलेज की जानिब था। कहाँ जा सकती है वो, उसे तो रास्तों तक का ठीक से इल्म नहीं है। खुदा न करे कुछ गलत न हो गया हो। अम्मा के दिल में हर तरह के वहम सर उठाने लगे। अल्लाह ना करे अम्मा, आप बस दुआ करें वो बाखैर आफियत घर पहुंच जाए। बड़ी की निस्बत छोटी भाभी अम्मा के ज़्यादा करीब थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। वो जाए नमाज पे बैठी रब के हजूर गिड़गिड़ा रही थी। शाम हो चुकी थी। अब्दुल्ला और बाबा अब तक वापस नहीं आए। अम्मा की आंखें एक पल भी ना सूखी। इशा के बाद गाड़ी का विसल सुनते ही वो उठ खड़ी हुई।
बाबा थके कदमों से सहन में रखी चारपाई पर आ बैठे। क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ है अदन? आप उसे साथ क्यों नहीं लाए? अम्मा भी करारी से उनकी तरफ बढ़ी। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुदा के लिए कुछ तो बताएं। कहाँ है मेरी बच्ची? हमने सारा कॉलेज छान मारा है मगर वहाँ सिवाय चौकीदार के और कोई नहीं था। अदन की तस्वीर देखने पर उसने बताया है कि छुट्टी से पहले उसने किसी लड़की के साथ उसे बाहर जाते देखा था। सारे अस्पताल भी चेक कर रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब्दुल्ला ने सर हाथों में गिराते हुए बताया। हरगिज नहीं, झूठ बोल रहा है वो। उसने भला कहाँ जाना है? वो तो कभी कॉलेज से बाहर नहीं गई। अम्मा ने फौरन उसकी बात को झुठलाया। उसकी सिर्फ एक ही सहेली है शान से। आप उससे जाकर पता करें, शायद उसे कुछ इल्म हो। भाभी की बात पर भाई फौरन खड़े हुए। बाबा, फातिमा ठीक कह रही है, हमें शानसा से मालूम करना चाहिए। कुछ देर बाद बाबा और अब्दुल्ला शानसा के घर मौजूद थे। खैरियत चौधरी साहब, आप इस वक्त? रात को शानसे का बाप उन्हें उस वक्त देखकर ठटका था। अलीमुद्दीन, तुम्हारी बेटी कहाँ है? घर पर ही है जी, मगर बात क्या है? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, उसे बुलाओ, हमने उससे बात करनी है। इन्हें बैठक में बिठाकर थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो शान से उनके हमरा थी। देखो बेटा, हम तुमसे जो कुछ पूछें वो सच सच बताना। क्या छुट्टी से कुछ देर पहले अदन तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर गई थी? जी अंकल, वो मेरे साथ ही थी। दरअसल मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी बाजार से, इसीलिए मैं उसको साथ लेकर गई थी। मगर शॉपिंग के बाद जब मैं बाहर आई तो एक बैग दुकान में ही भूल आई। मैं उसे लेकर जब वापस आई तो अदन वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसे काफ़ी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मैं समझी शायद वो वापस चली गई है, लेकिन वो कॉलेज में भी नहीं थी। इसने सारी सच्चाई मनोअन बयान कर दी। वो अब तक घर नहीं पहुंची क्या? आई एम सो सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी अभी उसका मैसेज आया है कि वो वहीं से खाला के घर चली गई थी। वो दोपहर से आई नहीं, इसलिए हम परेशान हो गए थे। अब्दुल्ला ने फौरन कहानी बनाई। नवाब आलम ने आंखें मीच ली। चलो अब्दुल्ला, वो उठ खड़े हुए। उसने भी फौरन उनकी पैरवी की। भाई अभी वो दरवाजे में ही था कि शानजे ने पीछे से आवाज़ दी। मुझे नहीं पता अदन ने आप लोगों को बताया या नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या? पिछले 2 माह से एक गाड़ी हमारी वैन का पीछा कर रही है। पहले तो हमने इतना नोट नहीं किया, मगर जब वो मुसलसल पीछा करती रही तो हमें परेशानी हुई। सुबह टाइम और छुट्टी के वक्त वो बराबर हमारा पीछा करता था, लेकिन पिछला 1 हफ्ता अदन कॉलेज नहीं आई तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे नहीं आई। आप कहना क्या चाहती हैं? अब्दुल्ला के माथे की रग उभरी। प्लीज़ आप तहम्मुल से मेरी बात सुने, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आज जब मैं और अदन बाज़ार जा रही थीं तब भी वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, मगर मार्केट में दाखिल होने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आई। नंबर देखा था आपने? क्या नंबर था उसका? उसने बेचैनी से पूछा। नहीं, नंबर का तो नहीं पता। हाँ, मगर वो ग्रे कलर की करोला है, बस इतना पता है। और उस शख्स के चेहरे पर भी मास्क होता था। हमने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। शानजी की बात सुनकर इससे अपने कदमों में खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अम्मा उनके इंतज़ार में दरवाजे में ही खड़ी थी, मगर नवाब आलम के झुके हुए कंधे देखकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अम्मा, कभी आपको अदन ने किसी गाड़ी के मुतल्लिक बताया जो उनकी वैन का पीछा करती थी? उसकी बात पर अम्मा का दिल दहल गया। कौन सी गाड़ी, कौन पीछा कर रहा था? अब्दुल्ला ने सारी बात माँ के गोश गुजार कर दी। अम्मा ने सुनते ही कलेजा थाम लिया। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कौन कर सकता है ऐसा? हाय, किसकी नज़र लग गई मेरे हंसते बसते घर को। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आज रात की स्याही उनके चेहरों पे क्या कालक मिलने वाली थी, वो सब इससे बाखबर थे। इसे यहाँ महसूर हुए कितने दिन हो गए थे, वो हिसाब रखना भी चाहती तो नहीं रख सकती थी। अगवा होने से लेकर अब तक उसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वो जब भी होश में आती चीखने चिल्लाने लगती।
नतीजतन एक और इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया जाता। अब की बार जब वो होश में आई तो साकित निगाहों से छत को घूरे जा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसके अनमोल वजूद को कौड़ियों के भाव बेच चुका है। अम्मी, उसके लबों से सिसकी बरामद हुई। एक आंसू आंख से निकलकर तकिए में जज़ब हो गया। वह बामुश्किल सहारा लेकर उठी और कमरे की वाहिद खिड़की के पास आई, जिसके अंदरूनी साइड पे मजबूत ग्रिल लगी थी। जहांगीर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बद्दुआ है तुम सारी जिंदगी सुकून के लिए तरसो, तुम्हें एक पल भी चैन नसीब ना हो। इबरतनाक अंजाम हो तुम्हारा। आखिर किस चीज़ का बदला लिया है तुमने मुझसे? अब तक तो सारे गांव को खबर हो चुकी होगी। बाबा तो जीते जी ही मर जाएंगे। आह, इस उम्र में कौन सा दुख मिल गया उन्हें मेरी वजह से। वो ग्रिल के साथ सर टिकाकर रोने लगी। इतनी देर में दरवाज़ा खुला और एक लड़की खाने की ट्रे उठाए अंदर चली आई। वो इतने दिनों से भूखी थी, अब खाना देखकर उसमें इनकार करने की सकत ना थी। वो लड़की खाना रख कर वापस चली गई। दूसरी बार दरवाज़ा खुला। अब वो लड़की खाने वाले बर्तन वापस ले जा रही थी। दरवाज़ा खुलने पर इसको बाहर से ढोलकी, मौसीकी और घुंघरों की मिली जुली आवाज़ें आईं। खतरे की घंटियां उसके चारों तरफ बजने लगी। मारे खौफ के वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुनो, ये कौन सी जगह है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? तुम्हें तो पता है ना। वो भागकर उस लड़की के सामने आई। उससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ कहाँ हो तुम। और तुम यहाँ खड़ी मुंह उठाए क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। निहायत ही नामुनासिब लिबास में एक औरत कमरे में दाखिल हुई। लड़की खाने के बर्तन लेकर फौरन वापस चली गई। जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो वो इस शहर का रेड लाइट एरिया है। इसने अदन के सर पे बम फोड़ा। कुछ पल के लिए कायनात की हर शय थम गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकवास कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सातों आसमान एक ही मर्तबा उसके सर पर टूट पड़े। ऐसा हो चुका है डार्लिंग, अब तुम अपनी तैयारी पकड़ो। बहुत जल्द मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगी। दरवाज़ा फिर से मकफल हो गया। सीढ़ियाँ चढ़ती उस औरत को अदन की कर्बनाक चीखें और दस्तक सुनाई दे रही थी। वो इस वक्त अपने तीनों दोस्तों के हमरा गाड़ी के बोनट पे बैठा कोक के घूंट भर रहा था और साथ ही वीकेंड के लिए कोई प्लान सेट कर रहा था, जब उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई। हेलो जी, फरमाइए, क्या तकलीफ़ है आपको? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। दूसरी जानिब की बात पूरी होने से पहले ही उसने लाइन काट दी। अजीब मुसीबत है, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। बाकी तीनों इसे हैरत से देख रहे थे। उसी का फ़ोन था? अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके अलावा भी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? तो तू एक बार चला क्यों नहीं जाता? चल ऐसा करते हैं, कल रात ही चलते हैं। वैसे भी सुना है कुछ नया है वहाँ पे। क्या? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताया था उसने, तुम लोग ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, तूने कौन सा मौका मारना है जो टाइम नहीं है? बस कल हम चारों जाएंगे, डन हो गया। नो यार प्लीज़, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। पहले तेरे पास टाइम नहीं था, अब मूड नहीं है। मसला क्या है? कल को तू हमें भी कहेगा प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं और ना ही मेरा मूड है तुम लोगों से मिलने का। शट अप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चलना यार, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरसलान ने भी कहा। ओके, सिर्फ तुम लोगों के कहने पर जा रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा देर हरगिज़ नहीं बैठूँगा। और उससे भी अच्छी तरह से समझा देना, आइंदा मुझे हरगिज़ फ़ोन ना करे। ये हुई ना बात। अहमद सबसे ज़्यादा खुश था। उसे ख़ास तौर पर इसको साथ लाने का हुक्म मिला था। अब्दुल्ला ये मामला पुलिस में ले जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ज़ाती तौर पर अपने दोस्त एसपी दानियाल से बात की। इस लड़की के बयान से एक बात तो वाज़ेह है, वो गाड़ी अदन ही का पीछा करती थी।
اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوتی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 ماہ سے صبح شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی۔ وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سا سناٹا تھا۔ کوئی بھی پتا گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چوہتریوں کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے۔ جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی۔ اماں کی آنکھیں ہی خشک نہ ہوتی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علیم الدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر آیا تھا کہ عدن خالہ کے گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے کی یہ حرکت؟ ہم نے تو کسی کو بھنگ بھی نہیں پڑنے دی، پھر کیسے علم تھا؟ پھر کسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیے چھت کی طرف دیکھتے رہتے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھیں، وہ بھی اب اماں کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی، سرگوشیاں کرتی، گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے۔ اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ذرا بھی حیا نہ آئی، بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال ہی کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں۔ میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا چودھرائن سے، پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بھلا لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا دماغ تو ویسے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لے 16 کی بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتا تھا اندر سے ایسی نکلے گی۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن؟ کچھ پتہ چلا بیٹی کا؟ کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسوں پیتی اندر چلی آئیں۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی۔ اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑی۔ دائم، ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پہ تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری ہی سمجھ نہیں آئی، ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں۔ میں کروں گا، اسے سائن ضرور کروں گا، بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے، بہت پروفٹ ہے اس میں۔ میں ضرور ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 months، اوکے؟ اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے؟ فری ہے نا آج کل، کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، فری ہے۔ خیریت؟ ہاں، اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں۔ اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئی۔ نو نیور موم، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی۔ فی الحال میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کی بھانجی کو اتنی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں اس کی شادی۔ اس کی بات پہ سارم کو زوردار اچھو لگا۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا رہ لوں۔
سارم کی بات پہ اس نے بے اختیار کہکا لگایا، کیوں؟ ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بھانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بھانجی ایک طرف، اس لیے تو کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا سوتیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا، وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے، طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ پوری دل جمی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چارم سے باہر نہیں آ سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا؟ بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی، نہیں ہرگز بھی نہیں، میں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی۔ تمہاری جیسی گری ہوئی نہیں ہوں جس کی پیسہ دیکھ کر ہی رال ٹپک پڑے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی، مگر اس عورت کا دناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ امی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابھی تو امی یاد آئی ہے نا، ایک رکھ کر اور دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ گھی مجھے ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پہ زمین دیکھ کر عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے چاہیے نا، جتنے کہو گی میرے بابا اس سے ڈبل پیسے تمہیں دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم جیسی بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسا میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سا تیار کرنا، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کر دینا۔ ابھی سے اس کی فیس کی کلینزنگ شروع کرو۔ خبردار میرے پاس بھی مت آنا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی عدن نے اسے دھکا دیا، وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، بڑی آئی نیک پروین، دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی میں۔ وہ اسے بیڈ پر ٹپک کر باہر نکل گئی۔ مہاجبین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ رات اس نے فرش پر بیٹھ کر رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے؟ اللہ پلیز میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، میری مدد کرے۔ صرف آج کی رات ہے میرے پاس، کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے، اس آزمائش کو ختم کر دے، میری عزت کی حفاظت کرنا میرے اللہ۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پہ اکڑوں بیٹھی رہی۔ مہاجبین نے کمرے سے وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے وہ خود کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی آ کر اس کی خیریت کے یقین دہانی کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس آئی۔
कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो जो अम्मा की 10 आवाज़ों पर भी नहीं उठती थी, अब नींद उससे कोसों दूर थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। महाजबीन ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पर, बिला वजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग? मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बेदार सा आने वाले लोगों को देख रहा था। अजीब सी किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों, तूने जाकर किस जगह की इफ्तिताह करना है? थोड़ी देर बैठ जा, चलते हैं फिर। अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया। लोगों की मड भीड़ देखते ही माँ जबी उठकर बाहर चली गई। उसका रुख तहखाने में बने कमरों की जानिब था। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। अदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। चलो, कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर ले जा रही हूँ। बनो रानी, चलोगी ना? महाजबीन ने सख्ती से उसके बाजू से पकड़कर उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुंह बंद करो और खामोशी से चलो। ज़्यादा चूं चरा किए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने ज़ोर से उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दो मुझे। वो इसी तरह इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उठो चलें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घबराहट सी हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार यहाँ पे आए हो। जहाँ इतनी देर बैठ गया है वहाँ थोड़ी देर और बैठ जा। कौन सा कयामत आ जानी है? गई तो है वो, अभी बाहर तो आ जाए, फिर चलते हैं इकट्ठे। अहमद की बात सुनकर उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह को लगा ली, लेकिन अगला मंजर देखते ही वो दूसरा घूंट हलक से नीचे ना उतार सका। जारी है।